लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट सिडेटिव हिप्नोटिक्स, जिसमें हमने बार्बिचुरेट्स, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है सिडेटिव हिप्नोटिक्स का, इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था, राइट। तो हमने पहले काफी इंट्रोडक्टरी बेसिक चीजें स्टडी की, जैसे कि सीएनएस डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। फिर ये एक एक इंडिविजुअल टाइप भी हमने डिस्कस किया कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में क्या आता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या है, ओके। We discussed this and then after that we differentiated between these two terms कि sedative किसे कहना चाहिए और hypnotic किसे कहना चाहिए। So basically both are CNS depressant, जिसमें से sedative जो है वो क्या करेगा, central nervous system डिप्रेस करेगा without inducing sleep, whereas hypnotic जो होता है वो sleep induce करता है, right। इसके बाद में हमने ये sedative hypnotics जो है, इसमें we have seen that there are three main categories of drugs। पहला है बार्बिचुरेट कैटेगरी, सेकेंड है बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी, एंड थर्ड वाला जो कैटेगरी है वो है जेड ड्रग्स का, राइट। इसमें से बार्बिचुरेट्स जो है दे आर द प्रोटोटाइप ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट, इसीलिए हमने हमारा जो डिस्कशन है वो बार्बिचुरेट से स्टार्ट किया है, ओके। फिर बार्बिचुरेट्स में हमने क्या क्या देखा था, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिचुरेट्स की कैसे सिंथेसाइज किया जाता है बार्बिचुरेट्स को। तो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम यूरिया एंड मैलोनिक एसिड। तो बार्बिचुरेट का जो न्यूक्लियस है वो हमें मिलता है, और उसमें भी हमने देखा था कि बार्बिचुरिक एसिड इटसेल्फ डज नॉट हैव हिप्नोटिक एक्टिविटी। 5 पोजीशन के ऊपर जब आप 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हो, उस टाइप पे जो डेरिवेटिव्स बनते हैं 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड बार्बिचुरेट्स, ये जो होते हैं इनकी हिप्नोटिक एक्टिविटी होती है, ओके। तो बार्बिचुरेट्स आर नथिंग बट डाई सब्स्टिट्यूटेड बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव्स, ओके। फिर हमने बार्बिचुरेट्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लॉन्ग एक्टिंग में आता है फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में आता है ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आते हैं थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सेटोन, जो कि यूज किए जाते हैं एज जनरल एनेस्थेटिक, ओके। इसके बाद में वी हैव स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स, ओके। तो बार्बिचुरेट अपना जो एक्शन है, सिडेटिव हिप्नोटिक एक्शन, इट एक्सर्ट्स बाय मॉड्यूलेशन ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर के 2 टाइप हमने देखे थे, जिसमें से गाबा ए रिसेप्टर जो होता है उसके ऊपर एक्ट करता है बार्बिचुरेट, ओके। सो इसमें हमने ये रिसेप्टर्स को भी डिफरेंशिएट किया था कि गाबा ए एंड गाबा बी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। वी हैव ऑल्सो सीन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिसेप्टर, ओके। डीपोलराइजेशन क्या होता है एंड हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ओके। एंड लास्टली we had discussed about the mechanism of action of barbiturates, right। तो एक बार क्विकली थोड़ा सा याद करके मुझे बताइए कि बार्बिचुरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। बार्बिचुरेट्स जो है दे हैव गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। गाबा का जो रिसेप्टर है इट इज अ लाइगैंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल, जिसका लाइगैंड होता है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन जो होता है इट इज आइदर प्रेजेंट ऑन द बीटा सब यूनिट, ओके। और बार्बिचुरेट का बाइंडिंग साइट अल्फा या फिर बीटा, 2 में से कोई भी सब यूनिट के ऊपर हो सकता है। तो बार्बिचुरेट के बाइंडिंग के बाद में इसमें चेंज क्या आता है, after the binding of barbiturate the duration of opening of the chloride ion channel increases, जिसके वजह से degree of hyperpolarization is even more than normal, okay। तो ज्यादा hyperpolarization होने की वजह से वहां पे सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगा, ओके। सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगा तो फिर सीएनएस एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड दैट इज हाउ बार्बिचुरेट्स एक्सर्ट देयर सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी, ठीक है। ये हमने इसका मोड ऑफ एक्शन डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल बार्बिचुरेट्स। जो 5 बार्बिचुरेट्स की जो हमने नाम लिखे थे, उन सभी बार्बिचुरेट्स को हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, और उसी के साथ में हम बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, बार्बिचुरेट का ये जो बेसिक न्यूक्लियस है ये आप अपने पास में बनाइए अपने नोटबुक में। ड्रॉ द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ बार्बिचुरिक एसिड, ठीक है। बार्बिचुरिक एसिड में हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन वी विल गो फ्रॉम हियर, दूसरा नाइट्रोजन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन से हम जाएंगे, राइट। तो ऐसे 6 मेंबर्ड 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, दिस इज द हेक्साहाइड्रोपाइरिमिडीन रिंग, राइट।
you can see here that this is the, इसमें जो रिंग सिस्टम है ये सैचुरेटेड पायरिमिडीन वाला रिंग सिस्टम है, तो इसे हम हेक्साहाइड्रोपायरिमिडीन कहते हैं। और उसके ऊपर क्या है, 2, 4 and 6, it has 2, 4, 6 ट्राइऑक्सो हेक्साहाइड्रो पायरिमिडीन। ओके, दिस इज द बेसिक न्यूक्लियस, और इसके ऊपर ये जो है दिस इज द नेम ऑफ बार्बिटूरिक एसिड। और बार्बिटूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में 5 पोजीशन पे क्या होते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने होते हैं। तो बार्बिटूरेट्स के बारे में जब हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो हमारा रीजन है दैट इज दिस 5 पोजीशन। ये 5 पोजीशन को ही हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार्बिटूरिक एसिड के 5 पोजीशन के ऊपर अगर आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाए तो फिर यू विल नॉट गेट एनी सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी। बार्बिटूरिक एसिड इटसेल्फ डज नॉट हैव हिप्नोटिक एक्टिविटी, क्योंकि बार्बिटूरिक एसिड में 5 पोजीशन इज अनसब्स्टिट्यूटेड। अनसब्स्टिट्यूटेड मतलब 5 पोजीशन पे सिंपली क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू रिप्लेस both the hydrogens on the 5 position by either alkyl group या फिर अराइल ग्रुप। मतलब आप वहां पे अल्किल ग्रुप भी लगा सकते हो, मिथिल, इथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ऐसे अल्किल ग्रुप्स भी लगा सकते हैं वहां पे, या फिर वहां पे आप एरोमेटिक रिंग, फिनाइल रिंग्स भी आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली अगर अल्किल ग्रुप्स है तो थोड़े बड़े वाले अल्किल ग्रुप्स होते हैं, जैसे ब्यूटिल हो गया, पेंटिल हो गया। ओके, और अगर एरोमेटिक रिंग रही 5 पोजिशन पे तो एरोमेटिक रिंग मतलब वहां पे मोस्ट कॉमनली फिनाइल रिंग रहती है। ओके, so this is the first and foremost important point about barbiturates की जो इनकी एक्टिविटी के लिए essential है कि it has to be 5,5 disubstituted barbituric acid. Okay, both replacement of both the hydrogen at position 5 with alkyl group or aryl group, this confers activity. ये रिप्लेसमेंट करने के बाद ही आपको एक्टिविटी मिलेगी। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया तो चलेगा। 5 पोजीशन के ऊपर 2 हाइड्रोजन रहते हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपको दोनों के दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना जरूरी होता है। एक हाइड्रोजन जो होता है सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके नहीं चलेगा। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि बार्बिटूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज अ वीकली एसिडिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन जब अगर आप वहां पे 5th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन रखते हो, ओके, इफ यू कीप हाइड्रोजन ऑन द 5th पोजीशन, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से ये जो बार्बिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये टॉटोमरिज्म अंडरगो कर सकता है, और उसका जो टॉटोमर रहता है वो काफी एसिडिक रहता है, जो कि एक्टिविटी के लिए सुटेबल नहीं होता है। सो यहाँ पे ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि 5 पोजीशन के दोनों भी हाइड्रोजन, both hydrogens at the 5 position must be replaced. This is very very necessary for the activity. Okay, अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात है लिपोफिलिसिटी के बारे में। ठीक है, यूजुअली बार्बिटूरिक एसिड डेरिवेटिव्स, बार्बिटूरेट्स जो होते हैं वो काफी लिपोफिलिक होते हैं। उसका लिपोफिलिक होने के पीछे का रीजन भी ये 5 पोजीशन के सब्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं, क्योंकि 5 पोजीशन के ऊपर हमने देखा है कि वी कैन आइदर अटैच अल्किल ग्रुप्स और फिनाइल ग्रुप्स। अल्किल ग्रुप अगर लगाए तो वो भी बड़े होते हैं, ब्यूटिल, पेंटिल बड़े वाले होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ओके, और फिनाइल रिंग भी क्या हो गया, एक बल्कि वाला हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से ही दिस इज ड्यू टू 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन with either alkyl group or aryl group. This is the reason for its lipophilicity. दूसरी एक चीज ये है कि लिपोफिलिसिटी जब बढ़ती है, यू नो, व्हेन लिपोफिलिसिटी इंक्रीजेस, तो बार्बिटूरेट्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे और उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे भी काफी ज्यादा असर होता है। पहली एक बात तो
जितना बार्बिटूरिक एसिड जितना ज्यादा लिपोफिलिक रहेगा, उतनी ही उसकी हिप्नोटिक पोटेंसी इंक्रीज होती है। हिप्नोटिक पोटेंसी इंक्रीज होगी मतलब आपको लोअर डोज पे ही जो हिप्नोटिक एक्टिविटी है वो मिल जाएगी। मतलब पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि कम से कम डोज में एक्टिविटी मिलना, राइट। तो लेस लिपोफिलिक बार्बिटूरिक एसिड का फॉर एग्जांपल जस्ट कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ कि इफ यू हैव टू बार्बिटूरेट्स जिसमें से एक की लिपोफिलिसिटी कम है, मतलब वो उतना ज्यादा लिपोफिलिक नहीं है, तो सपोज वो जो लेस जिसकी लिपोफिलिसिटी कम है वो कंपाउंड अगर 100 mg पे आपको सिडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी देता है, तो उसके कंपैरिजन में जो ज्यादा लिपोफिलिक वाला कंपाउंड रहेगा वो सेम एक्टिविटी 50 mg के ही डोज पे दिखाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन द हिप्नोटिक पोटेंसी, कि आपको कंपैरेटिवली लोअर डोज पे ही उतनी ही एक्टिविटी मिल जाएगी। ओके, सो ये एक फायदा होता है कि डोज आपका रिड्यूस हो जाता है लिपोफिलिसिटी बढ़ाने की वजह से। और एक चीज यहाँ पे चेंज होती है कि जब कंपाउंड को आप लिपोफिलिक बनाते हो तो इसका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है। अब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज होगा तो ड्रग जो है वो जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी ही मेटाबोलाइज हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, मतलब उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग टू गेट रिड्यूस बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फास्टर हो रहा है, राइट। सो देयर इज रिडक्शन इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एंड एट द सेम टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है लेकिन देर इज इंक्रीज इन द ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं लिपोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से, लिपोफिलिसिटी बढ़ाने की वजह से हिप्नोटिक पोटेंसी इंक्रीज हो रही है जो कि एडवांटेज है हमारे लिए। ये डिसएडवांटेज है कि उसका मेटाबॉलिज्म फास्टर होगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, और उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है बाय इंक्रीजिंग द लिपोफिलिसिटी। ओके, लेकिन लिपोफिलिसिटी अगर कुछ ऐसे बार्बिचूरेट्स है जिनकी लिपोफिलिसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है तो फिर उनका बिहेवियर इससे थोड़ा अलग होता है, जिसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है थायोपेंटोन। ओके, हमने बार्बिचूरेट्स का क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने देखा है कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट है उसका नाम है थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन। ओके, तो ये जो थायोपेंटोन है ये कैसे बना है, थायोपेंटोन इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे देखो बार्बिचूरेट के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप होता है। ओके, लेकिन इन सम केसेस लाइक थायोपेंटोन ये 2 पोजीशन वाला जो ऑक्सो ग्रुप है उसे हम सल्फर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एस फॉर सल्फर, राइट। तो इस तरीके का अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन एट द 2 पोजीशन विद सल्फर, ओके, देन यू गेट थायोपेंटोन। अब ये जो थायोपेंटोन होता है दिस इज एक्सट्रीमली लिपोफिलिक। तो एक्सट्रीमली लिपोफिलिक होने की वजह से क्या होता है कि ये बॉडी में जाएगा, जैसे एब्सॉर्ब हो जाएगा आपके ब्लड में जाने के बाद में वो ज्यादा देर तक हमारे सर्कुलेशन में नहीं रहता है, इट गेट्स डिपॉजिटेड, इट गेट्स स्टोर्ड इनटू द फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में वो जाके स्टोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इतना लिपोफिलिक है तो वो एडिपोज टिश्यू के पास में जाएगा तो एडिपोज टिश्यू में एंटर हो जाएगा और वहीं पे उसका डेपोट बन जाएगा। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
undergoes deputization. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अब एडिपोज टिश्यू में चला गया, तो फिर वो अभी ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट नहीं रहेगा, राइट। और डेपोटाइजेशन की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाएगा, तो जब वो धीरे धीरे अपने एडिपोज टिश्यू में से जब वो रिलीज होगा धीरे धीरे, तब जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये चीज याद रखनी है कि जो थायोपेंटोन जो होता है वो उसका एक्सट्रीमली ज्यादा लिपोफिलिक कंडीशन की वजह से उसका डेपोटाइजेशन होता है। और डेपोटाइजेशन हो गया तो क्या होगा, इसका हमें कोई ज्यादा फायदा होने वाला है क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो अपने जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पे पहुंचने की जगह पे वो जा रहा है एडिपोज टिश्यू में। तो अल्टीमेटली डेपोटाइजेशन होगा, उसके बाद में वो ड्रग वहां से निकल जाएगा कुछ टाइम के बाद में, और उसका बहुत क्विकली मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो उसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है। देयर इज डिक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसका ड्यूरेशन ज्यादा देर के लिए मिलेगा, क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो रहा है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसकी वजह से कम ही रहने वाला है। सो मेटाबॉलिज्म कम होगा बिकॉज ऑफ डेपोटाइजेशन एंड ड्यूरेशन विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बार्बिचुरेट्स के बारे में समझना। यस, तो अल्टीमेटली बार्बिचुरेट्स का दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप दैट यू नीड टू नो अबाउट बार्बिचुरेट्स। इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ इसमें दो जगह पे वेरिएशंस हो सकते हैं। एक तो ये फिफ्थ पोजीशन जहाँ पे अल्किल ग्रुप, दो वहां पे जो सब्सटीट्यूएंट्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, एक अल्किल और दूसरा अराइल हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों भी अल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर दोनों भी अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो यहाँ इसका जो फिफ्थ पोजीशन वाला जो है वो वेरिएशन हो सकता है। अल्टीमेटली बॉटम लाइन यही है कि अगर आपका ये जो आर ग्रुप है, ठीक है, दिस आर ग्रुप, ये आर ग्रुप का अगर आपने साइज बढ़ा दिया, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द साइज ऑफ द आर ग्रुप, मतलब बल्कि वाला बड़ा वाला आपने अगर वहां पे आर ग्रुप लगाया, तो उससे ऑफकोर्स क्या होगा, लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी इंक्रीज इन द लिपोफिलिसिटी, और लिपोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाता है। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो बार्बिचुरेट्स में अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर ड्रग का कितना ड्यूरेशन रहेगा एक्शन का, वो डिपेंड करता है कि वो कितना लिपोफिलिक है, और लिपोफिलिसिटी हमें पता चलेगी आर वाले सब्सटीट्यूशन से। ओके, और दूसरा लोकेशन जहां पे आप चेंज कर सकते हो दैट इज द टू पोजिशन। टू पोजिशन पे रिप्लेसमेंट लगाने के बाद में आपको क्या मिलता है, स्पेसिफिकली वी कैन कॉल इंस्टेड ऑफ थायोपेंटोन हम उसको थायोबार्बिचुरेट्स भी कह सकते हैं। तो यू गेट द थायोबार्बिचुरेट लाइक थायोपेंटोन, जो कि काफी ज्यादा लिपोफिलिक होता है, तो उसका डेपोटाइजेशन होता है, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म एज वेल एज डिक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फाइन, तो ये हो गया हमारा बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा कोई पॉइंट्स नहीं है। रीजन इज दिस कि इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे सब्सटीट्यूशंस लगाए ही नहीं जाते, देर आर ओनली द फिफ्थ पोजिशन यू कैन ट्वीक, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द बार्बिचुरेट्स आर वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, तो अभी ये जो छह बार्बिचुरेट सॉरी पांच बार्बिचुरेट्स को जिनको हमने लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में क्लासिफाई किया था, इन बार्बिचुरेट्स के अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट का एग्जाम्पल क्या है, इट इज फिनोबार्बिटोन। ओके, सो फिनोबार्बिटोन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, फिनो मतलब उसमें कहीं ना कहीं पे फिनाइल रिंग होगी, और क्योंकि सब्सटीट्यूशन सिर्फ फिफ्थ पोजीशन पे ही रहते हैं, इसका मतलब फिफ्थ पोजीशन वाला जो एक सब्सटीट्यूशन है दैट हैज टू बी अ फिनाइल रिंग, राइट।
तो पहले बिल्कुल बेसिक बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर बना लेंगे हम. लेट्स ड्रॉ हियर. ये आपकी हेक्साहाइड्रोपाइरिमिडिन रिंग हो गई. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे हमने ऑक्सो ग्रुप लगा दिए. ठीक है, और इसका नंबरिंग भी यही के यही नोट कर लेंगे हम. 1, 2, 3, 4, ये आ गया फिफ्थ पोजीशन एंड दिस इज 6. ठीक है, तो इसमें अभी क्या लगाना है हमें, फिफ्थ पोजीशन पे एक आपका क्या रहने वाला है, फिनाइल ग्रुप रहने वाला है. सो लेट्स अटैच वन फिनाइल ग्रुप हियर. दिस इज वन फिनाइल ग्रुप. एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, एक और हमें लगाना है. तो यहाँ पे दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज इथाइल ग्रुप. ओके, ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे हम लगा देंगे. सो दो सब्स्टिट्यूशंस है, एक फिनाइल है एक इथाइल है, मतलब एक अल्किल है एक अराइल है. ओके, तो देखो इसकी फिर क्या हो जाएगी, फिनिल रिंग की वजह से थोड़ी सी हाइड्रोफोबिसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड बार्बिटूरिक एसिड. राइट, ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज फिनोबार्बिटोन. सो रिमेम्बरिंग द नेम इज क्वाइट इजी. नाम के ऊपर से स्ट्रक्चर भी आप आराम से बता सकते हो, नाम से ही आपको स्ट्रक्चर के बारे में हिंट मिल जाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, जो कि 7 to 8 आवर्स तक की एक्टिविटी दिखाते हैं. ओके, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कितने टाइम पीरियड तक एक्टिविटी दिखा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 days तक. अभी ये 7 to 8 आवर्स तक एक्टिविटी दिखाने वाले जो बार्बिचुरेट्स हैं इनका स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे. इसमें दो आते हैं, एक होता है ब्यूटोबार्बिटोन और एक होता है पेंटोबार्बिटोन. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन. अगेन ये जो बेसिक न्यूक्लियस है सेम टू सेम है, इसे फिर से बना लो अपने पास में. द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ बार्बिचुरेट्स. ये हो गया स्ट्रक्चर. नंबरिंग कर दो बिना भूले. यस, अब यहाँ पे जैसे फिनोबार्बिटोन में एक इथाइल ग्रुप है वैसे यहाँ पे भी एक इथाइल ग्रुप होता है. ये हो गया इथाइल ग्रुप, और इसको दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है दैट इज आल्सो एन अल्काइल ग्रुप. यहाँ पे अटैच्ड होता है आइसोब्यूटिल ग्रुप. 1, 2, 3, ये हो गए 3 कार्बन, और ये हो गया फोर्थ वाला कार्बन, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो ये वाला कौन सा ग्रुप है, दिस इज द आइसोब्यूटिल ग्रुप. आइसोब्यूटिल कैसे पहचानते हैं आप, this is carbon number 1, this is 2, this is 3 and this is the fourth one. इस तरीके से जब अटैचमेंट होता है 1, 2, 3 एंड 4, जब आइसोब्यूटिल ग्रुप रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए आपको. 4 कार्बन होने चाहिए लेकिन चारों स्ट्रेट चेन में ना होते हुए एक जो कार्बन होता है वो सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होता है. सो रिमेम्बर दैट. सो ये हो गया आइसोब्यूटिल ग्रुप और दूसरा वाला इथाइल ग्रुप. नाउ इसी की वजह से देखो इसमें ब्यूटिल ग्रुप है, दैट इज व्हाई द कंपाउंड इज नेम्ड एज ब्यूटोबार्बिटोन. वन मोर पॉइंट, बार्बिचुरेट्स होते हैं उनके दो टाइप से उनके नाम लिए जाते हैं, जैसे कि इन सम बुक्स यू विल फाइंड दैट इंस्टेड ऑफ फिनोबार्बिटोन फिनोबार्बिटाल लिखा होगा. ओके, दोनों में से कुछ भी आपने लिखा तभी भी सही है. बार्बिचुरेट्स कैन बी नेम्ड एज बार्बिटाल और बार्बिटोन. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ब्यूटोबार्बिटोन यू विल फाइंड ब्यूटोबार्बिटाल पेंटोबार्बिटाल लाइक. ओके, दोनों का मतलब सेम ही होता है. नाउ नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी में आता है वो कौन सा है, पेंटोबार्बिटोन. राइट, पेंटोबार्बिटोन मतलब उसमें कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, उसमें पेंटिल वाला ग्रुप रहेगा. ठीक है,
So again I'm going to draw the structure of basic barbiturate first. ये बना लो क्विकली स्ट्रक्चर. ये बेसिक अगेन हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ यहाँ पे भी वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल ग्रुप एंड द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट इज आइसोपेंटिल ग्रुप. सो लेट्स ड्रॉ द आइसोपेंटिल 1 2 3 एंड 4. ये 4 कार्बन हो गए जिसमें हमने यहाँ पे ऐसे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया. दिस इज द आइसोपेंटिल ग्रुप. Just a moment. Sorry. My mistake. Isopentyl nahi. It should be secondary pentyl. Here also it should be secondary butyl. Yes. This is a secondary butyl group because यहाँ पे जो ब्यूटिल वाली जो चेन है, पहले मैंने गलती से वहां पे आपको आइसोब्यूटिल बोला, वहां पे जो ब्यूटिल वाला जो चेन है, इट इज अ स्ट्रेट चेन. इफ यू सी हियर 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये एक ही चेन में है. ओके, उसमें से जो जो कार्बन अटैच्ड है आपके रिंग के साथ में, दैट इज नॉट द टर्मिनल कार्बन. मतलब चेन का एंड वाला अगर कार्बन अटैच होता तो हम उसको सिंपली एन ब्यूटिल ग्रुप कहते थे. सेकेंड नंबर वाला जो कार्बन है, सेकेंड मतलब यहाँ से अगर गिना तो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वो अटैच है आपके रिंग के साथ में. ठीक है, सो इट इज द सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप. सेम थिंग गोज हियर. हियर यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, पांचों कार्बन एक ही चेन में है, लेकिन उसमें से फर्स्ट कार्बन की जगह पे सेकेंड कार्बन इज अटैच टू द रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, सो अगेन इट इज अ सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप. यहाँ पे भी नंबरिंग इस साइड से कर देते हैं. लाइक दिस. ठीक है, चलो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोबार्बिटोन. Right, so you can see that it's very easy to draw the structure of barbiturates. नाम में आपको एक एक सब्स्टिट्यूएंट उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है. स्पेसिफिकली कौन सा वाला है वो सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ब्यूटिल है तो इट इज नॉट एन ब्यूटिल, इट इज सेकेंडरी ब्यूटिल. इन केस ऑफ पेंटोबार्बिटोन इट इज सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप. ठीक है, नाउ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में थायोपेंटोन इज द बार्बिचुरेट दैट इज क्लिनिकली इन प्रैक्टिस. तो हम थायोबार्बिचुरेट का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे. नाउ थायोबार्बिचुरेट का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ पेंटोबार्बिटोन. पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है थायोपेंटोन का सेम टू सेम पेंटोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर है. द ओनली डिफरेंस इज हियर. यहाँ पे ये जो ऑक्सो ग्रुप है थायोपेंटोन में, ऑक्सो की जगह पे ऑक्सीजन की जगह पे वहां पे हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है विद द सल्फर एटम. दैट इज व्हाई इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थायोबार्बिटोन. ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम बनाना है, सिर्फ ऑक्सीजन की जगह पे हम यहाँ पे सल्फर लगाएंगे. लाइक दिस. यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव डबल बॉन्ड एस इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड ओ. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रखेंगे. एक आपका इथाइल ग्रुप, एक सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप. So this is the
स्ट्रक्चर ऑफ थायोपेंटोन। ओके, सो देखो इसमें भी नाम में है इट इज पेंटोन, मतलब उसमें पेंटिल वाला ग्रुप प्रेजेंट है, और थायो मतलब क्या करना है, सिर्फ पेंटोबार्बिटोन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देना है एट द 2 पोजीशन, दैट। तो यही जो थायोपेंटोन है, ये जो छोटा सा चेंज हमने यहाँ पे किया, देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, पेंटोबार्बिटोन में ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करने के बाद में आपको इसकी फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों में बहुत ड्रास्टिक एकदम चेंज दिखेगा। पेंटोबार्बिटोन शॉर्ट एक्टिंग, मतलब 7 to 8 आवर्स तक एक्शन दिखाने वाला सिडेटिव हिप्नोटिक है, लेकिन वही जब आपने सल्फर से सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये कंपाउंड इतना ज्यादा लिपोफिलिक बन जाता है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, इट इज एक्सट्रीमली लिपोफिलिक, ड्यूरेशन सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का होता है इसके एक्टिविटी का। ओके, एंड रादर देन बीइंग यूज्ड एज सेडेटिव हिप्नोटिक, इसकी जो ये प्रोफाइल है कि 15-20 मिनट में ये एक्शन खत्म कर देता है, तो इसीलिए हम उसे यूज करते हैं एज अ जनरल एनास्थेटिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ बार्बिचुरेट्स। ओके, तो बार्बिचुरेट्स में हमने सबसे पहले देखा फिनोबार्बिटोन, जिसमें 5th पोजीशन के ऊपर क्या है, फिनाइल रिंग है। जितने भी बार्बिचुरेट्स यहाँ पे है आपके सामने, सभी में एक जो अल्काइल ग्रुप है वो फिक्स्ड है, सभी में एक एक जो है वो इथाइल ग्रुप है, और दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो वहाँ पे चेंज होते जा रहा है। देर इज फिनाइल इन फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन में सेकेंडरी ब्यूटिल, पेंटोबार्बिटोन में सेकेंडरी पेंटिल, एंड थायोपेंटोन में भी सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्स आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमने बार्बिचुरेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो स्टडी कर लिया है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ओके, नाउ बार्बिचुरेट्स का प्राइमरी यूज जो रहेगा, मतलब जिस चीज के लिए वो प्राइमरीली यूज किए जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी फॉर इंसोम्निया। ओके, सिडेटिव हिप्नोटिक्स का सबसे पहला प्राइमरी इंडिकेशन क्या रहने वाला है, किसी भी टाइप के एक्यूट या फिर क्रोनिक इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स में एंड जैसे एपिलेप्सी वाले कंडीशन में भी इसको इसकी सिडेटिव हिप्नोटिक प्रॉपर्टी की वजह से भी यूज किया जाता है, राइट। प्राइमरी इंडिकेशन इज इंसोम्निया, मतलब इंसोम्निया मतलब क्या होता है कि पर्सन फाइंड्स डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप, नॉर्मल हेल्दी पर्सन जितने टाइम में लेटने के बाद में जितने टाइम में नींद आ जाती है, वो वाला जो साइकिल होता है वो इंसोम्निया पेशेंट में डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल स्लीप साइकिल फर्स्ट, कि नॉर्मली आपकी स्लीप साइकिल कैसी होती है, और फिर इस स्लीप साइकिल के ऊपर बार्बिचुरेट का क्या इफेक्ट होता है। ओके, सो देखो स्लीप साइकिल जो होती है इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स। ओके, स्लीप साइकिल 2 कंपोनेंट्स में कैटेगराइज्ड होती है। होता क्या है कि व्हेन वी फॉल अस्लीप, तो नींद में कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है कि जब हमारा जो ब्रेन होता है, इवन इफ वी आर अस्लीप, तो एक डीप स्लीप वाला एक स्टेज होता है जिसमें हमारा ब्रेन की एक्टिविटी काफी रिड्यूस्ड होती है, और एक ऐसा स्लीप का फेज होता है, एक ऐसा फेज होता है जिसमें ब्रेन बहुत ही अलर्ट होता है, यू आर स्लीपिंग बट द ब्रेन इज हाईली एक्टिव, वेरी अलर्ट, और उसमें काफी रैपिड आई मूवमेंट होता है। ओके, तो ये जो आई मूवमेंट है कि स्लीप के कौन से स्टेज में आपका आई मूवमेंट हो रहा है और कौन से स्टेज में आई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली स्लीप इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 फेजेस। एक होता है इसका नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला स्टेज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NREM। सो NREM स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला स्टेज। और दूसरा जो फेज होता है विच कम्स आफ्टर दिस नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, उसको हम कहते हैं REM स्लीप, मतलब जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होता है, ऐसा वाला स्लीप। ठीक है, तो याद रखना कि एक जो स्लीप साइकिल होती है, वन स्लीप साइकिल, इसका एक कंपोनेंट होता है NREM, जो कि
उस पर्टिकुलर स्लीप साइकिल में उसका ड्यूरेशन रहेगा अप्रोक्सीमेटली 70 to 80%। ठीक है, और इसमें इसके बाद में आता है REM वाला स्टेज, जो कि उस स्लीप साइकिल के 20 to 30% ड्यूरेशन में होता है। ओके, और एक स्लीप साइकिल जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 मिनट्स की होती है। ठीक है, दिस इज अबाउट स्लीप साइकिल, वन होल स्लीप की हम बात नहीं कर रहे। जब हम सोते हैं तो ऐसे 4 से 6 स्लीप साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, जितना आपका जो हमारी नींद होती है 8 घंटों की नींद होगी, 8-9 घंटों का जो टाइम पीरियड होता है सोने का, तो उसमें ऐसे अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 स्लीप साइकिल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये वाला पॉइंट नोट करना। वी गो थ्रू approximately 4 to 6 sleep cycles per night। ठीक है, तो मतलब बेसिक सिंपल सी चीज क्या है, 4 से 6 स्लीप साइकिल्स होती है एवरी नाइट में। एक स्लीप साइकिल लास्ट फॉर 80 to 100 मिनट्स। ठीक है, कंसिडर करो कि 100 मिनट का साइकिल है, तो उसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM वाला जो स्टेज रहेगा वो 80 मिनट्स तक फॉर एग्जाम्पल अगर होता है, तो फिर REM वाला जो स्टेज रहता है वो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए रहेगा। इस तरीके का वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू आर इन द NREM फेज, और थोड़े से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम REM वाले फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है अभी, इसको अभी हम थोड़ा सा इसमें और डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि ये जो NREM वाला जो स्लीप का साइकिल का जो पार्ट होता है NREM वाला, इसमें भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। ओके, तो ये सारे स्टेजेस हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अभी इसमें से सबसे पहला वाला देखो, स्टेज 0 जिसको कहा जाता है। स्टेज 0 मतलब जब आप सोने के लिए आते हो, बेड पे लेटते हो, तो लाइंग डाउन के बाद में स्लीप मतलब नींद लगने तक का जो टाइम पीरियड होता है, फ्रॉम लाइंग डाउन अप टू फॉलिंग अस्लीप, ये वाला जो पीरियड होता है इसको हम स्टेज 0 वाला पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अप्रोक्सीमेटली हमारे स्लीप साइकिल में ये वाला जो स्टेज होता है, इट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ द टाइम। मतलब पूरे जितनी हमारी नींद होती है उसके 1 to 2% जो टाइम होता है, दैट इज वो होता है स्टेज 0 का। ओके, स्टेज 0 में और इंक्लूडेड कौन सा होता है कि रात में 1-2 बार हम उठते हैं। ठीक है, तो वो जो हम अवेकन होते हैं स्लीप में से, वो वाला टाइम पीरियड भी इस स्टेज 0 वाले स्लीप में काउंट होता है। ओके, फिर अभी यू हैव स्टार्टेड टू फॉल अस्लीप एंड यू हैव फॉलन अस्लीप। इसके बाद में स्टार्ट होगा आपका स्टेज 1, जिसे हम कहते हैं डोजिंग स्टेज, जिसको बोलते कि झपकी लगना। मतलब जस्ट आप फॉल अस्लीप हुए हो। ठीक है, तो इसमें क्या होना शुरू होता है, जैसे जैसे आप अभी स्टेज 1 में जाओगे, धीरे धीरे आई मूवमेंट जो है हमारी, आई मूवमेंट हो जाती है रिड्यूस। ओके, नेक वाले जो मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। फाइन, तो ये जो स्टेज 1 वाली जो स्लीप होती है, दिस लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 6% ऑफ द स्लीप साइकिल। ओके, इसके बाद में क्या होगा, फिर आप और थोड़ा सा और डीपर वाले स्लीप में जाएंगे। दिस सेकेंड वाला जो स्टेज होता है, इट इज कॉल्ड एज द अनइक्विवोकल स्लीप। अनइक्विवोकल स्लीप, इसमें अभी इसमें भी आई मूवमेंट जो होता है वो कम कम होते जाता है, लेकिन कंप्लीटली आई मूवमेंट जो है वो अभी तक रुका नहीं है। आई मूवमेंट ग्रेजुअली डिक्रीज डिक्रीज अभी होते जाएगा। ओके, लेकिन अभी तक द पर्सन इज नॉट इन द डीप स्लीप। स्टेज 2 में द पर्सन इज इजीली अराउजेबल, मतलब थोड़ा सा कुछ आवाज आ गया, किसी ने आपको धक्का दे दिया, तो आप उसमें से इजीली आपकी वो जो स्लीप है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। फाइन, तो ये वाला जो स्टेज होता है अनइक्विवोकल स्लीप वाला स्टेज, this approximately lasts for 40 to 50% of the sleep cycle। मतलब ये जो एक स्लीप साइकिल है जो 100 मिनट्स के लिए चलती है, उसमें से अप टू 40 to 50% टाइम आप स्टेज 2 वाले स्लीप में होते हो। ठीक है, जिसमें आप इजीली आपको जगाया जा सकता है।
फाइन। अब इसके बाद में अब आप जाएंगे थोड़ा सा डीपर वाले स्लीप में। इसके बाद का जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द डीप स्लीप ट्रांजिशन स्टेज। डीप स्लीप ट्रांजिशन स्टेट। अब आपका जो ब्रेन है, अब आपके ब्रेन की एक्टिविटी काफी रिड्यूस हो जाएगी। आई मूवमेंट जो है वो एकदम ही कम हो जाता है, वेरी फ्यू आई मूवमेंट्स आर देयर। ओके, इस वाले स्लीप में से आपको इजीली जगाया नहीं जा सकता, मतलब थोड़ी बहुत अगर आवाज भी आपके आजू बाजू में होती है, कोई बात कर रहा है, तो उससे आपकी नींद नहीं खुलेगी। अभी आप थोड़े से डीपर वाले स्लीप में जा चुके हो। फाइन। तो ये वाला जो होता है डीप स्लीप ट्रांजिशन वाला स्टेज, this lasts for approximately 5 to 8% of the sleep cycle. Okay, now stage 4, ये वाला जो स्लीप होता है इसे डीप स्लीप वाला स्टेज कहा जाता है। You can call it as the deep sleep or you can call it as the cerebral sleep. सेरेब्रल स्लीप इसलिए कि इसमें यूर ब्रेन इज एक्चुअली स्लीपिंग, मतलब आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो इसमें काफी रिड्यूस हो जाती है। आईज आर प्रैक्टिकली फिक्स्ड, मतलब आपकी आई मूवमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली स्टॉप हो जाएगा, मतलब आईज एक जगह पर फिक्स है। ओके, इसमें से जगाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो स्टेज 3 था इसमें आप डीप स्लीप की तरफ जा रहे थे, ट्रांजिशन हो रहा था आपका डीप स्लीप में, और फाइनली स्टेज 4 में यू आर इन द डीप स्लीप जिसे हम सेरेब्रल स्लीप कहते हैं, और इसमें से जगाना बहुत मुश्किल होता है। ये वाला जो फेज होता है दिस लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% ऑफ द स्लीप साइकिल। ओके, तो ये जो है स्टेज 0 से लेके स्टेज 4 तक के, दीज आर द स्टेजेस ऑफ द NREM स्लीप। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, रैपिड आई मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है। ये जो सारा ये जो NREM वाले स्टेजेस में आप देख रहे हो, एवरी टाइम हम आई मूवमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि आई मूवमेंट शुरुआत से कम कम होते जाएगा और अप टू द स्टेज 4 में आने के बाद में आई मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। फाइन। ये वाला जो NREM वाला जो स्टेज होता है इसमें आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है। ठीक है, योर आई मूवमेंट इज डिक्रीज, आपकी बॉडी जो होती है वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो NREM स्लीप है इसके 2-3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें आपकी बॉडी होती कैसे है। सो स्टेज 2 से लेके स्टेज 4 तक, फ्रॉम फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 4, ये वाला जो स्टेजेस है इसके ड्यूरिंग आपका हार्ट रेट, ठीक है, उसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर एंड आपका रेस्पिरेशन जो होता है दिस इज ऑल स्टेडी। मतलब बेसिकली आपकी बॉडी बिल्कुल शांत हो जाती है, हार्ट रेट भी कम रहता है, स्टेडी रहता है, ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, रेस्पिरेशन भी कम रहेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि NREM वाली स्लीप में आपकी बॉडी एक्चुअली कंप्लीटली रिलैक्स्ड होती है। ठीक है, और ये जो सारे पैरामीटर्स है स्लीप, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये भी सारे के सारे स्टेडी होते हैं। तो बेसिकली आप एकदम स्टेबल वाले कंडीशन में होते हो। ठीक है, इसके बाद में ये जो NREM वाला जो फेज है आपके स्लीप का, ये होने के बाद में नेक्स्ट यू गो इनटू द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ओके, ये जो रैपिड आई मूवमेंट वाला स्लीप होता है इस स्लीप के ड्यूरिंग आप देखते हो सपने। ठीक है, तो जो सपने दिखते हैं, ड्रीम्स जो हमें दिखते हैं, दे आर नॉट इन द NREM फेज। NREM में हमें ड्रीम्स नहीं आते, जो ड्रीम्स आते हैं वो ये वाले स्टेज में आते हैं। तो ये जो इस स्टेज में आने के बाद में क्या होता है कि आपकी आई की बहुत रैपिड मूवमेंट्स होना शुरू हो जाता है, देयर आर रैपिड आई मूवमेंट। ओके, इस वाले स्टेज में आपको ड्रीम्स और नाइटमेयर्स भी होंगे, एंड इसी वजह से कि ये वाला जो स्लीप होता है REM वाला स्लीप, इसे कहा जाता है पैराडॉक्सिकल स्लीप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्सिकल स्लीप?
पैराडॉक्सी ये वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ऐसी चीज को हम कहते हैं पैराडॉक्सी। ओके, पैराडॉक्सिकल क्यों बोला है कि स्लीप में यू आर सपोज टू बी कंप्लीटली, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेस्टिंग में आप होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके स्लीप का ही स्टेज है, लेकिन ये वाला जो स्टेज होता है, इस स्टेज में एक्चुअली आपका ब्रेन जो है वो बहुत काम करते रहता है, योर ब्रेन इज अलर्ट। ओके, योर ब्रेन इज वर्किंग फ्यूरियसली इन द एनआरईएम स्लीप। इसी वजह से आपको ड्रीम्स दिखते हैं, नाइटमेयर्स वगैरह जो दिखते हैं वो सारे इसी स्टेज में दिखते हैं। तो ऑल्दो यू आर स्लीपिंग बट योर ब्रेन इज नॉट स्लीपिंग, ब्रेन इज अवेक, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, पैराडॉक्सिकल स्लीप कहा जा रहा है, कि आपकी बॉडी सो रही है लेकिन ब्रेन जो है वो जाग रहा है, राइट। दैट इज वाई ये वाला जो जिसमें ड्रीम्स वगैरह आते हैं, ये वाले स्टेज में, उसकी वजह से इस स्टेज में क्या होता है, आपका जो हार्ट रेट रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, रेस्पिरेशन रहेगा, ये इसमें इरेग्युलर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें मतलब आपकी जो बॉडी रहेगी वो ये जो सारे हैं, इसमें हार्ट रेट, बीपी में फ्लक्चुएशंस होंगी, रेस्पिरेशन भी आपका थोड़ा सा फास्ट होगा। जब आप ड्रीम्स देखते हो तो वो आप कुछ ना कुछ इमोशन जो फील करते हो उसके अकॉर्डिंगली ये जो चीजें हैं ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा एक स्लीप साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है, राइट। तो आई होप आपको स्लीप के साइकिल के स्टेजेस समझ में आ गए हैं। तो एकदम सिंपली क्या याद रखना है, एक स्लीप साइकिल में एक एनआरईएम वाला फेज होता है, उसके बाद में आरईएम वाला फेज आता है। एनआरईएम वाले फेज में आई मूवमेंट इज वेरी लेस। ओके, आपकी बॉडी डीप स्लीप में जाती है एंड में, एट द एंड ऑफ एनआरईएम स्टेज, जिसमें द पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टू अराउज, फाइन। और इसमें ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन सब स्टेडी होता है। दिस इज फॉलोड बाय द आरईएम स्लीप विच इज कॉल्ड एज द पैराडॉक्सिकल स्लीप, जिसमें there are rapid eye movements, you will see dreams in this stage, and the heart rate, BP and respiration, they are fluctuating, fine। तो ये जो होता है, this is the normal sleep architecture in a healthy person। एक healthy person इस तरीके का sleep जो है वो experience करता है। अब जिनको इंसोम्निया होता है उनका प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, उनका प्रॉब्लम आता है यहाँ पे स्टेज 0 में। क्योंकि इंसोम्निया में क्या होता है कि आप लाई डाउन करता है वो पर्सन, बट द पर्सन डज नॉट फॉल अस्लीप इजीली, बहुत देर तक वो जागते ही रहते हैं, फाइन। जिसकी वजह से फिर उनको हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, सिडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग्स हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बार्बिचुरेट्स को अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो बार्बिचुरेट्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट दिखाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बार्बिचुरेट्स का सबसे मेन इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही रहने वाला है, राइट। तो बार्बिचुरेट्स जो होते हैं दे हैव डोज डिपेंडेंट एक्टिविटी। मतलब अगर आपने लोअर वाला डोज दिया देन यू विल गेट ओनली सिडेशन। ओके, सिडेशन मतलब वहां पे सिर्फ क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन पर्सन जो है वो, द पर्सन विल नॉट फॉल अस्लीप। थोड़ा सा आपने डोज ज्यादा दे दिया तो आपको हिप्नोटिक एक्टिविटी मिलेगी, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन भी हो जाएगा और स्लीप भी इंड्यूस हो जाएगी, सो द पर्सन विल फॉल अस्लीप। अगर इससे भी ज्यादा डोज आपने दिया देन यू विल हैव एनास्थेटिक इफेक्ट, जनरल एनास्थेशिया वहां पे हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा डोज दिया देन फिर क्या हो सकता है, पेशेंट कैन गो इनटू कोमा। तो अल्टीमेटली बार्बिचुरेट्स जो है वो रिस्की होते हैं इसी वजह से कि डोज अगर ज्यादा हो गया तो एनास्थेटिक एक्शन और कोमाटोज भी हो सकता है आपका पेशेंट, राइट। अभी इसके जो थेरेपेटिक डोजेस होते हैं जो हम इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए या फिर बाकी के जो साइकोटिक डिसऑर्डर है, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है, उनमें अगर हम दे रहे हैं टू फॉर द सिडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी, तो फिर यहाँ पे बार्बिचुरेट्स का क्या इफेक्ट होता है पर्सन के ऊपर। ओके, सो बार्बिचुरेट्स डिक्रीज द टाइम टेकन टू फॉल अस्लीप। एग्जैक्टली यही वाला प्रॉब्लम होता है इंसोम्निया के पेशेंट्स को कि वो फॉल अस्लीप नहीं हो पाते हैं जो नॉर्मल पर्सन हो जाता है। ये फॉल अस्लीप होने वाले स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेज 0। तो बार्बिचुरेट्स क्या करेंगे, ये जो स्टेज 0 को जितना वक्त लगता है टाइम टेकन टू फॉल अस्लीप, ये बार्बिचुरेट्स क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इंसोम्निया वाला पेशेंट क्या हो जाएगा, बार्बिचुरेट की वजह से उसको जल्दी नींद लग जाएगी। ओके, दूसरा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट क्या होता है कि देर विल बी इंक्रीज इन द स्लीप ड्यूरेशन, बिकॉज इंसोम्निया पेशेंट्स जो होते हैं उनको सिर्फ फॉल अस्लीप का ही प्रॉब्लम नहीं होता है,
दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंटली वेकिंग अप इन द नाइट। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, तो उनकी नींद खुल जाती है। एक बार नींद खुलने के बाद में फिर से जल्दी नींद नहीं आती है। तो ये जो है, ये दोनों ही चीजों के ऊपर बार्बिचुरेट्स का फायदा होता है। एक तो स्लीप ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, मतलब प्रॉपर 8 9 10 घंटों तक आप सो सकते हो। और दूसरा, जो नाइट अवेकनिंग्स होती है, इंसोम्निया पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक बार नींद खुल गई तो बाद में नींद नहीं लगती। तो ये जो नाइट अवेकनिंग्स वाले जो इंसिडेंसेस होते हैं, दे आर ऑल्सो डिक्रीज बाय बार्बिचुरेट्स। ओके, अबाउट द स्लीप साइकिल, तो स्लीप साइकिल बार्बिचुरेट्स की वजह से डिस्टर्ब होती है इनिशियली। जब फर्स्ट टाइम बार्बिचुरेट्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो आपका जो एक NREM एंड REM वाला जो एक साइकिल होता है, आपके स्लीप साइकिल में ये जो 2 फेजेस होते हैं, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है शुरुआत में। इनिशियली क्या होगा कि REM वाला जो स्टेज होता है, रैपिड आई मूवमेंट वाला स्टेज, वो भी डिक्रीज हो जाता है। एंड स्टेज 3 एंड 4 वाली जो स्लीप होती है, वो भी रिड्यूस होती है शुरू शुरू में। ओके, स्टेज 3 एंड 4 मतलब कौन सा वाला, जो डीप स्लीप वाले जो स्टेजेस है, वो भी डिक्रीज होते हैं। एंड REM वाला जो फेज है, वो भी डिक्रीज होता है। बट दिस हैपन्स ओनली इन द बिगिनिंग, जब शुरुआत में बार्बिचुरेट्स की आदत नहीं हुई है अभी तक बॉडी को, तब तक होगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 और 3 वीक, आपका जो स्लीप साइकिल है वो फिर से नॉर्मल पे रिस्टोर हो जाता है। ओके, बट शुरू शुरू में जो फर्स्ट टाइम बार्बिचुरेट्स देख रहे हैं, दे मे एक्सपीरियंस डिस्टर्बेंसेस इन द स्लीप साइकिल, दे मे एक्सपीरियंस वेरी विविड नाइटमेयर्स, बहुत विविडली ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। आफ्टर सम टाइम द पेशेंट गेट्स यूज्ड टू इट एंड फिर से नॉर्मल स्लीप साइकिल जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है कि द पर्सन एक्सपीरियंसेस हैंगओवर इन मॉर्निंग, मतलब उठने के बाद जो फ्रेश लगना चाहिए वैसा नहीं लगता है, क्योंकि वो मेडिसिन का जो असर होता है, CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट, वो थोड़ा सा लिंगरिंग इफेक्ट रहने की वजह से हैंगओवर वाला जो है वो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो अल्टीमेटली बार्बिचुरेट्स का जो इफेक्ट है, ये एक इफेक्ट आता है बार्बिचुरेट का, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, डिपेंडिंग अपॉन डोज। ओके, barbiturates do not have any analgesic effect. Barbiturates do not have any analgesic effect. Also, they do not have anti-anxiety effect also. मैंने आपको बताया था कि ये जो सिडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग्स जो है, some of the drugs in the sedative hypnotic category, they can be used as anti anxiety drugs also, बट बार्बिचुरेट्स की एंटी एंजाइटी वाली एक्टिविटी नहीं हो सकती होती है, तो उसकी वजह से हम इनको एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज नहीं कर सकते हैं। जो इसका इफेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट, इट हैज एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। फाइन, तो अल्टीमेटली बार्बिचुरेट्स will give you sedative hypnotic effects, and some of the barbiturates also have anti-convulsant effect, जिसका एग्जाम्पल कौन है, who is the drug that has anti-convulsant activity in barbiturates? It is phenobarbital. राइट, नाउ ये अभी इसका मेन इफेक्ट हो गया, CNS के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बार्बिचुरेट्स के हमारे बॉडी के बाकी के सिस्टम्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट होता है, जैसे कि इट कैन अफेक्ट रेस्पिरेशन। जो हमने अभी इसके ड्यूरिंग देखा था कि स्लीप साइकिल जो है, वी हैव सीन हियर इन द स्लीप साइकिल कि जो NREM वाला जो स्लीप होता है, इसमें रेस्पिरेशन स्टेडी होता है। REM वाले स्टेज में रेस्पिरेशन थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, राइट। तो रेस्पिरेशन के ऊपर भी वो अफेक्ट कर सकता है। इट कैन डिप्रेस रेस्पिरेशन, बट डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली एट हाई डोजेस। जो नॉर्मल थेरेपेटिक डोजेस है, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो याद रखना, रेस्पिरेशन जो है इट विल डिप्रेस, बट ओनली एट
high doses. Then what is the effect on cardiovascular system? तो ये भी हम जानते हैं कि it has two effects. It will decrease the heart rate, जो हमने देखा था NREM स्लीप में कि हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं और स्टेडी रहते हैं, ठीक है. डिक्रीज इन द हार्ट रेट एज वेल एज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. दीज आर द इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. स्केलेटल मसल्स के ऊपर भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है. देयर इज डिक्रीज इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बेसिकली आप इसको मस्क्यूलर रिलैक्सेशन भी कह सकते हो. बट ये जो मस्क्यूलर रिलैक्सेशन है, दिस डज नॉट टेक प्लेस एट सिडेटिव हिप्नोटिक डोजेस. व्हेन यू गिव अ सिडेटिव हिप्नोटिक इन इट्स एनास्थेटिक डोज, मतलब एज अ एनास्थेटिक डोज हमेशा ज्यादा रहता है अगर आपको एनास्थेटिक इफेक्ट चाहिए तो एनास्थेटिक जो होता है वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है. तो ये इफेक्ट हमें सिर्फ ऑब्जर्व होगा एट एनास्थेटिक डोज. Okay, and lastly, barbiturates also have effect on kidneys. They decrease the urine flow. जो ब्लड प्रेशर जो रिड्यूस हो जाता है उसका असर होता है यूरिन फ्लो के ऊपर भी. जो यूरिन का फ्लो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ द जिसको हम क्या बोलेंगे कि अदर देन इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ बार्बिचुरेट्स, दिस इज द मेन प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ओके, तो अभी हमें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी समझ में आ गए हैं. तो इन टोटल बार्बिचुरेट्स के फार्माकोकाइनेटिक क्या पैरामीटर्स होते हैं वो भी एक बार क्विकली हम नजर से लेके जाएंगे. स्टार्टिंग विद द एब्सॉर्प्शन, तो एब्सॉर्प्शन का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अभी हमने देखा है बार्बिचुरेट्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर इज लिपोफिलिक, क्योंकि उसमें वो दो दो जो आर ग्रुप्स होते हैं 5 पोजीशन पे, उसकी वजह से दोज आर ग्रुप दे इम्पार्ट लिपोफिलिसिटी ऑन द स्ट्रक्चर. ओके, अब लिपोफिलिक कंपाउंड है तो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें से बहुत इजीली एब्सॉर्ब हो जाएंगे, राइट. इसीलिए दे आर वेल एब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी. फाइन. एंड उसका, हाँ, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बार्बिचुरेट्स का जो साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी इन द सीएनएस. क्योंकि बार्बिचुरेट्स एक्ट कौन से रिसेप्टर पे कर रहे हैं? दे आर एक्टिंग ऑन द गाबा ए रिसेप्टर. गाबा ए रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो बार्बिचुरेट्स जो है दे हैव टू रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रीच करने के लिए दे हैव टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ओके, तो आप जानते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो लिपोफिलिक कंपाउंड्स इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है. तो कौन सा बार्बिचुरेट सीएनएस में कितना पहुंचेगा वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बार्बिचुरेट के लिपिड सोल्युबिलिटी के ऊपर. रेट ऑफ इट्स एंट्री इनटू सीएनएस इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स लिपिड सोल्युबिलिटी, ठीक है. तो हाईली लिपिड सोल्यूबल वाले जो है वो इजीली सीएनएस में पहुंचेंगे और फिर उनका सिडेटिव हिप्नोटिक एक्शन भी उतना ही इफेक्टिवली वहां पे क्या होगा, एक्सर्ट भी होगा. फाइन. नाउ इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो बार्बिचुरेट्स जो है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. सिर्फ इसमें एक्सेप्शन इसका होता है, यूजुअली बार्बिचुरेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जो हाईली लिपोफिलिक वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि थायोपेंटोन, शुरुआत में जब जाएगा तो पूरे सर्कुलेशन में स्प्रेड होगा, लेकिन बहुत जल्दी इट विल अंडरगो रीडिस्ट्रीब्यूशन. हाईली लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से थायोपेंटोन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होके इसका क्या होगा, इसका होगा डेपोटाइजेशन इन द एडिपोज टिश्यू. बट दिस टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ थायोपेंटोन, क्योंकि उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, राइट. मेटाबॉलिज्म में इसमें 3 मेजर मैकेनिज्म से मेटाबॉलिज्म होता है: ऑक्सीडेशन, डी अल्काइलेशन एंड कॉन्जुगेशन. ओवरऑल सारे बार्बिचुरेट्स का जो हाफ लाइफ है, प्लाज्मा हाफ लाइफ, एक्सेप्ट थायोपेंटोन, इट इज 12 to 40 आवर्स. इसमें देखो 40 आवर्स मतलब जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग वाला बार्बिचुरेट है फिनोबार्बिटोन, उसके साथ में ही पेंटोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, इनका अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स तक का रहता है. फाइन.
लास्टली एक्सक्रीशन इनका कैसे होगा, तो चाहे वो हाईली लिपोफिलिक हो या फिर लिपोफिलिसिटी कम हो, अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म के बाद में एक्सक्रीशन हो जाएगा इसका फ्रॉम द किडनीज। जो लो सोल्युबिलिटी वाले जो बार्बिचुरेट्स होते हैं, दे आर एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। ठीक है, मतलब उनका सभी बार्बिचुरेट्स का कहाँ से होता है एक्सक्रीशन, यूरिन से होता है। और लो सोल्युबिलिटी, लो लिपिड सोल्युबिलिटी वाले जो बार्बिचुरेट्स है वो यूरिन में से एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे वो क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। फाइन, so these are the some of the key points about pharmacokinetics of barbiturates, right? Now lastly, coming to the adverse effects and interactions of barbiturates. यस, सो बार्बिचुरेट्स जो है ये आउट ऑफ यूज होने के पीछे का जो रीजन था, दिस वाज द रीजन व्हाई बार्बिचुरेट्स आर नॉट यूज्ड एनी मोर क्लिनिकली फॉर एज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, कि इसके साइड इफेक्ट्स काफी सारे होते हैं। पहला एक तो इसका साइड इफेक्ट है कि उठने के बाद में हैंगओवर फील होता है, जो कि इट इज वेरी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पेशेंट्स, क्योंकि दिन भर अगर स्लीपी स्लीपी फील होता रहे तो फिर नॉर्मल फील नहीं होता है, राइट? तो ये हैंगओवर वाला प्रॉब्लम होना, ड्राउजीनेस फील होना दिन भर, ठीक है, इससे दो प्रॉब्लम होते हैं। बार्बिचुरेट्स से मेंटल कंफ्यूजन भी होता है समटाइम्स। बार्बिचुरेट्स की वजह से थोड़ा सा मेमोरी लॉस भी हो जाता है इफ गिवन एट हाई डोजेस, ठीक है। तो मेंटल कंफ्यूजन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज नहीं होनी चाहिए दैट इज परफॉर्मेंस इम्पेयरमेंट। जैसे कि आप नॉर्मली अगर आप ने कोई दवाई नहीं ली है तो आप प्रॉपरली ड्राइव कर पाओगे, लेकिन इफ यू हैव टेकन बार्बिचुरेट्स देन जो आपका जो एक मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा सा इम्पेयर होता है। जैसे अल्कोहल लेने के बाद जैसा इफेक्ट होता है वैसे ही टाइप का बार्बिचुरेट्स की वजह से परफॉर्मेंस इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो ज्यादा रिस्की वाली है दैट इज टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। ओके, टॉलरेंस का मतलब पहले समझो। टॉलरेंस मतलब क्या, कि शुरुआत में अगर आपने किसी पेशेंट को बार्बिचुरेट्स बार्बिचुरेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, तो इनिशियली फॉर फर्स्ट मतलब शुरू शुरू में जितने डोज पे उनको इफेक्ट हो रहा है, जितना डोज उनके ऊपर काम कर रहा है, आफ्टर सम टाइम दे नीड हायर डोज टू गेट द सेम इफेक्ट। शुरुआत में अगर 100 mg से आपने बिगिन किया था तो शुरुआत में 100 mg में जो उनको नींद आ रही थी, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। बॉडी नीड्स हायर हायर डोज टू गेट द सेम एक्शन। ओके, उतना ही स्लीप वाला सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट के लिए आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है टॉलरेंस का। और दूसरी बुरी चीज ये है दैट बार्बिचुरेट्स कॉज फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बार्बिचुरेट्स का। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी को जरूरत होने लगती है उस पर्टिकुलर ड्रग की। मतलब नींद के लिए बॉडी को कंपल्सरीली बार्बिचुरेट ही लगेगा, बिना बार्बिचुरेट के तो बॉडी इज नॉट एबल टू फॉल अस्लीप नॉर्मली एंड नेचुरली। ये एक प्रॉब्लम होगा। और साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकली भी आपको ड्रग को क्रेव करोगे, अगर नहीं मिला तो फिर काफी तकलीफ होगी। तो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ये दोनों भी डिपेंडेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ बार्बिचुरेट, एंड दैट इज वाई इनकी अब्यूज लाइबिलिटी भी बहुत ज्यादा है कि इनको प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक्चुअली ये ड्रग्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन फिर पेशेंट्स में थोड़ा ड्रग सीकिंग बिहेवियर बिगिन हो जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंसी वहां पे डेवलप हो जाती है, राइट। और इसका और एक साइड इफेक्ट जो होता है स्केलेटल मसल के ऊपर कि ट्रिमर्स होंगे। मतलब अगर जो नॉर्मल आपका जो रहता है डे टू डे वाले जो टास्क रहते हैं उसमें हाथ पैर ऐसे आपके थोड़े थोड़े से ट्रिमर्स आपको फील होंगे स्केलेटल मसल की वजह से। फाइन, और एक चीज इम्पॉर्टेंट कि बार्बिचुरेट्स का अगर पॉइजनिंग हो जाता है, ये हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर हाई डोज हो गया बार्बिचुरेट्स का थोड़ा सा, देन इट कैन लीड टू एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। मतलब आपको ओवरडोज हो गया है और अभी ओवरडोज के सिम्टम्स भी आपको काफी सारे आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि बार्बिचुरेट्स का पॉइजनिंग ओवरकम करने के लिए, अंडू करने के लिए हमारे पास में कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट, जिसकी वजह से फिर आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दे सकते हो। जैसे कि अगर डोज अगर अभी के अभी लिया है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि कोई मतलब सुसाइड अटेम्प्ट के लिए करता है या फिर एक्सीडेंटल ओवरडोज भी हो सकता है, तो ऐसा अगर ओवरडोज हो गया तो फर्स्ट व्हाट द जिसके ऊपर ट्रीटमेंट जो ली जाएगी वो ये किया जाएगा
कि अगर डोज लेके ज्यादा टाइम नहीं हुआ है देन वी विल गिव द गैस्ट्रिक लवाज, मतलब स्टमक के जो कंटेंट्स है वो सारे रिमूव कर दिए जाएंगे ताकि जो कुछ भी ड्रग है जो अभी स्टमक में है और एब्सॉर्ब नहीं हुआ है वो सिस्टम से निकल जाएगा, ठीक है। उसके साथ में सपोर्टिव मेजर्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि एट हाई डोज बार्बिचुरेट्स की जनरल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगी, मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, रेस्पिरेशन डिप्रेस हो जाएगा तो फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे सपोर्टिव मेजर्स दिए जाएंगे। और उसका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन ये करने के लिए, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन फैसिलिटेट करने के लिए अल्कलाइन डायूरेसिस किया जाता है। ओके, बार्बिचुरेट माइल्डली एसिडिक होता है तो अल्कलाइन डायूरेसिस से वो इजीली यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फाइन, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बार्बिचुरेट्स टू कंसिडर। इन्हीं एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से अभी अभी के टाइम में बार्बिचुरेट्स आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे यूज एज सिडेटिव हिप्नोटिक। जो दो ही बार्बिचुरेट्स मेनली यूज किए जाते हैं, एक फिनोबार्बिटोन जो कि एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है और थायोपेंटोन जो है उसे एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। फाइन, चलो लास्टली इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है, ड्रग इंटरैक्शन है, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ बार्बिचुरेट्स का ये एक डिसएडवांटेज है कि बार्बिचुरेट्स जो है दे इंड्यूस द CYP450 एंजाइम्स। बार्बिचुरेट्स क्या करते हैं, ये जो CYP450 ये जो एंजाइम है उसको वो इंड्यूस करता है। CYP450 एंजाइम की जो फैमिली है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग एन नंबर ऑफ ड्रग। ओके, तो ये एंजाइम्स इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि आप अगर बार्बिचुरेट्स के साथ में दूसरे कोई ड्रग्स आप ले रहे हो तो उनका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया कि CYP450 को इंड्यूस कर दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड रिजल्टेंटली बाकी के जो ड्रग्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। बाकी के ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो बाकी के ड्रग्स जो है वो मेटाबोलाइज होकर जल्दी एक्सक्रीट हो जाएंगे और आपका जो इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज वन प्रॉब्लम विद बार्बिचुरेट। ओके, दूसरी चीज ये कि बार्बिचुरेट्स को अगर आपने कोई दूसरे CNS डिप्रेसेंट्स के साथ में लिया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे CNS डिप्रेसेंट्स लाइक बेंजोडाइजिपिन्स वगैरह, उनके साथ में अगर लिया तो फिर एडिटिव एक्शन होगा। ज्यादा एडिटिव एक्शन की वजह से अगेन क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बार्बिचुरेट की CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी और ज्यादा फैसिलिटेट होके थोड़ा रिस्की सिचुएशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। ओके, देन बार्बिचुरेट कैन इंटरैक्ट विद दिस ड्रग सोडियम वैल्प्रोएट। ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। अगर सोडियम वैल्प्रोएट जो एंटी एपिलेप्टिक है इसको अगर आप फिनोबार्बिटोन के साथ में लेते हो, ठीक है, तो सोडियम वैल्प्रोएट की वजह से फिनोबार्बिटोन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, मतलब सोडियम वैल्प्रोएट के साथ में फिनोबार्बिटोन को क्या नहीं करना है, कंबाइन नहीं करना है। फाइन, ये क्यों स्पेसिफिकली इनका इंटरेक्शन मेंशन्ड है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। फिनोबार्बिटोन भी एंटी एपिलेप्टिक है, सोडियम वैल्प्रोएट भी एंटी एपिलेप्टिक है। तो अगर किसी एपिलेप्टिक पेशेंट को कॉम्बिनेशन में ये वाले दो ड्रग्स दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा कि सोडियम वैल्प्रोएट फिनोबार्बिटोन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा और इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट से थोड़े से ज्यादा फिर आपको साइड इफेक्ट्स भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं फिनोबार्बिटोन के, राइट। एंड लास्टली बार्बिचुरेट्स जो है वो फिनिटोइन एंड इमिप्रामिन के साथ में भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिनिटोइन, you must know phenytoin is what, it is an anti-epileptic drug, whereas imipramine जो है it is anti depressant drug। मतलब ये सारे CNS पे एक्ट करने वाले ही ड्रग्स है। तो ये फिनिटोइन एंड इमिप्रामिन जो है इनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर फिनोबार्बिटोन का असर हो सकता है। क्या इफेक्ट होगा दैट कांट बी प्रेडिक्टेड। फिनोबार्बिटोन या तो इनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर सकता है
ठीक है, या फिर इनका मेटाबॉलिज्म इंड्यूस भी कर सकता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इंटरेक्शन, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि फिर एग्जैक्टली क्या होगा। तो इसीलिए फिनोबार्बिटोन के साथ में फिनिटोइन या फिर इमिप्रामिन ऐसे वाले ड्रग्स को एडमिनिस्टर हम नहीं करेंगे टू अवॉइड एनी पोटेंशियल इंटरेक्शन। ओके, so these are some of the important interactions of barbiturates. Fine. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बार्बिचुरेट्स की फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल में थोड़ा बार्बिचुरेट का ये जो प्रोफाइल है एडवर्स इफेक्ट्स वाला, ओके, उसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बाद में डिक्रीज हुई। और नेक्स्ट जो कैटेगरी आया बेंजोडाइजेपिन, इट इज मच मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू बार्बिचुरेट इन टर्म्स ऑफ इट्स सिडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्टिविटी। ठीक है, सो इन अवर टुमारो सेशन we will be starting our discussion about benzodiazepines and the Z drugs. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हमारा बार्बिचुरेट्स वाला जो सेक्शन है दैट इज नाउ कंप्लीटेड and tomorrow we will start our discussion about benzodiazepines. ठीक है, so thank you very much. We will meet again tomorrow at the same time.